हेलो एवरीवन, मैं गिरोवर यादव स्वागत करता हूँ सभी का आर्या प्रोटॉन फाउंडेशन में। आज हम पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ लिया था गॉस लॉ तक। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की देखेंगे किस प्रकार से बनती है। फिर उसके बाद में इसी के सिमिलर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसको देखेंगे किस प्रकार से क्या डेफिनेशन होती है, किसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। फिर उसके बाद में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे एक पॉइंट चार्ज की वजह से। और फिर सेकंड केस है इसका, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, लास्ट ईयर आपने 11th के अंदर देखा होगा कि एक स्प्रिंग या फिर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात की होगी आपने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वहां पर हमने देखा था कि स्प्रिंग को यदि हम कंप्रेस करते हैं, ठीक है, तो जितना हम वर्क डन कर रहे हैं उसको कंप्रेस करने में वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। ऐसा ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनती है कि जब किसी मास, कैपिटल मास के फील्ड में, इसके किसी फील्ड में एक अनदर मास लेके आते हैं स्मॉल है और इनफाइनाइट से लेके आते हैं, तो जितना वर्क डन होता है वो स्टोर हो जाता है उसकी लोकेशन के ऊपर, उसकी पोजीशन के ऊपर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। ऐसा ही यहां पर होगा। ऐसा ही यहां पर होगा। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए एक आपके पास सोर्स चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू, इसका एक फील्ड होगा। सपोज कीजिए इसका फील्ड है, इसके फील्ड में इनफाइनाइट से कोई आप चार्ज, दूसरा चार्ज लेके आते हो स्मॉल प्लस क्यू चार्ज, तो उसको लाने में जितना आपको वर्क डन करना पड़ता है, क्योंकि इसकी रेंज हम कहां पर मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रेंज कहां तक होती है, इनफाइनाइट तक मानी जाती है। तो जब हम इसको लेके आ रहे हैं तो आपने को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और ये वर्क डन ही किसमें स्टोर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो हम मान सकते हैं, देखिए हम लेके आ रहे हैं, हम कोई 2 पॉइंट चूज करेंगे और उसके हिसाब से डेफिनेशन बनाएंगे। कि हम लेके आ रहे हैं इसको फील्ड में B2A, ठीक है, B से B पर रखा हुआ था प्लस क्यू चार्ज। अभी हम इनफाइनाइट वाला केस नहीं लेके चल रहे हैं, सिंपल ले रहे हैं कि इसके फील्ड में प्लस कैपिटल क्यू चार्ज के फील्ड में 2 कोई पॉइंट है A और B, प्लस क्यू चार्ज यहां पर रखा हुआ है। अच्छा, जब ये यहां पर है तो इसके ऊपर ये कैपिटल प्लस क्यू क्या करेगा, इस स्मॉल प्लस क्यू के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा, और उसका नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव, क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। कहने का मतलब इसके ऊपर बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, तो हमें यदि हमें बी से ए तक लाना है इस टेस्ट चार्ज को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के अंदर क्या करना पड़ेगा, उतना ही एफ एक्सटर्नल अप्लाई करना पड़ेगा। लाने के लिए कुछ बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और वो इस प्रकार से अप्लाई करते हैं कि एफ एक्सटर्नल बैलेंस कर ले एफ ई को, यानी एफ नेट कितना होगा यहां पर, 0, नेट फोर्स 0 होगा एवरी पॉइंट पर। तो यहां से मास टाइम्स एक्सेलरेशन 0, मास किसका, इस यूनिट टेस्ट चार्ज का, टेस्ट चार्ज बोलेंगे इसको, यूनिट नहीं। तो एक्सेलरेशन इसका आ रहा है 0। कि जब B से A तक लेके आ रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा, B2A, वर्क डन फ्रॉम गोइंग B2A, ये कितना होगा, देखिए आप इधर F एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रॉम B2A F एक्सटर्नल डॉट dr वेक्टर, ओके। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखें तो डायरेक्ट साइन किसका आएगा, माइनस का। तो यदि मुझे B2A F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रूप में लिखना हो, तो मैं इस वाले से, इस फॉर्मूले से, इस इक्वेशन से मैं क्या कर सकता हूं, F एक्सटर्नल की जगह मैं माइनस F यहां पर पुट कर सकता हूं, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूले सही हैं। कि जो अभी ये वर्क डन है केवल कि बी से ए तक आने में आपने कितना वर्क डन किया है, ये किया है आपने,
ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना वर्क डन कर रहा है, ये इतना कर रहा है माइनस। यही वर्क डन किसमें स्टोर हो जाता है, बी से ए तक जाने में जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो है कुछ पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर भी है, तो कितना वर्क डन किया आपने, ये इक्वल होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वी ए माइनस वी बी फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल्स टू वर्क डन बी टू ए। कि आपने बी से ए तक जाने में जो वर्क डन किया है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। अच्छा, यदि अपना पॉइंट बी इनफाइनाइट पे हो, तो यदि पॉइंट बी इनफाइनाइट पे हो जाए तो देखिए, इफ बी इक्वल्स टू कहां पर हो, इनफाइनाइट के ऊपर, इस कंडीशन में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, यू ए माइनस यू इन्फिनिटी। तो डेल्टा यू कितना आएगा, यू ए माइनस जीरो। तो कहने का मतलब ये कितना हो गया, क्योंकि इनफाइनाइट में पोटेंशियल एनर्जी हम कितने मान के चलते हैं, जीरो। कहने का मतलब जो आपने वर्क डन किया है इसको वर्क डन फॉर्म में लिखते हैं, बी कितना है, इन्फिनिटी। कि इनफाइनाइट से ए तक आने में जो आपने वर्क डन किया है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इन्फिनिटी से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं यहां तक। ये कोई लोकेशन हो सकती है, इसको हम मान लेंगे स्मॉल आर मान लेंगे। यहां तक आपने लाने में, इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक लाने में, यहां तक जो आपने वर्क डन किया है वो किसमें स्टोर हो जाएगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो डेफिनेशन किस प्रकार से बनेगी कि किसी चार्ज को किसी अनदर सोर्स चार्ज के फील्ड में जब इन्फिनिटी से लेके आते हैं तो जितना आप वर्क डन करते हो विदाउट एक्सेलरेशन, वो वर्क डन किसमें स्टोर हो जाता है, वो वर्क डन स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। अब इसके बाद में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो सिंपल यही डेफिनेशन इस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की है, वही डेफिनेशन किसकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। वो किस प्रकार से है, यदि आप इन्फिनिटी से वन कूलॉम चार्ज को, यानी क्यू कितना है, यूनिट, यानी पर यूनिट चार्ज को आप इन्फिनिटी से किसी फील्ड की लोकेशन किसी भी पॉइंट पर लाने में जितना आप वर्क डन करोगे, तो अब यहां पर वर्क डन क्या है, देखिए पर यूनिट चार्ज की बात हो रही है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये किसके बराबर आता है, पोटेंशियल के बराबर। पोटेंशियल कहां पर, ए पर। कि ए का पोटेंशियल कितना होगा, जब आप यूनिट चार्ज को लेके आओगे उसकी लोकेशन पर, तो जितना आप वर्क डन करोगे पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पर यूनिट चार्ज का कहलाएगा पोटेंशियल। ठीक है, तो यदि आपको दोनों को रिलेट करना हो तो यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से और वी को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से। दोनों में रिलेशन क्या होता है, दोनों में रिलेशन होता है यू इक्वल्स टू क्यू वी, यू इक्वल्स टू क्यू वी। सिंपल ही यहां से देखो, यहां से रिलेशन आएगा ये डब्ल्यू इन्फिनिटी से ए आने में किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के अपॉन क्यू इक्वल्स टू वी। तो यहां से यू इक्वल्स टू क्या आ रहा है, क्यू वी। ये फॉर्मूला, दोनों में ये रिलेशन होता है, सेम है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन होता है यू इक्वल्स टू क्यू वी। इसको कई बार हम डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू वी बोलते हैं, क्योंकि डब्ल्यू क्या है, एनर्जी के बराबर जो वर्क डन है अपना। डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू वी या यू इक्वल्स टू क्यू वी, ये आपको दिमाग में रखना है और डेफिनेशन वही है। अच्छा, इसके बाद में इसकी एप्लीकेशन है। डेफिनेशन पढ़ ली हमने, अब इसकी क्या है, इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है पॉइंट चार्ज की वजह से। एक पॉइंट चार्ज सोर्स है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। देखिए हम वही सिंपल लेंगे सोर्स चार्ज, हमें इसकी लोकेशन से इस पॉइंट पी पर
जो कि r डिस्टेंस के ऊपर है, स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर है रखा हुआ, यहाँ पर कोई पॉइंट, इसके फील्ड में कोई पॉइंट है P, वहां तक हमें लेके आना है किसको, यूनिट चार्ज को। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक दूसरा पॉइंट मानेंगे P डैश, ठीक है। हम इन्फिनिटी से सबसे पहले यहां तक लेके आएंगे। हम क्या करेंगे, हम पहले मानेंगे कि P डैश के ऊपर रखा हुआ है, P डैश के ऊपर क्या है, 1 कूलम चार्ज यहां पर रखा हुआ है पॉजिटिव। तो P डैश से P तक लाने में हम वर्क डन देखेंगे कितना है, ठीक है। फिर P डैश की लिमिट को हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी बना देंगे। तो फिर हम कहां से कहां आ जाएंगे, इन्फिनिटी से आ जाएंगे। देखिए पहले हम क्या मान लेते हैं कि ये P डैश कहां पर है, R डैश के ऊपर, ठीक है जी। तो हम पहले क्या करेंगे, R डैश से R पे आएंगे, P डैश से P बोल दो, या फिर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, R डैश से R। तो पहले हम R डैश से R तक आने में वर्क डन निकाल लेते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, इस R डैश को कहां बना देंगे, क्योंकि ये तो अपना अपना क्या है, इमेजिनरी पॉइंट है, ये तो हम कहीं पर भी मान सकते हैं। तो जब लास्ट में हम लिमिट लगाएंगे तो क्या करेंगे, इस P डैश को बना देंगे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी टू R आ जाएंगे, सिंपल। देखो फोर्स एट P डैश, क्योंकि वर्क डन है भाई, हम यहां से यहां तक आएंगे तो हम क्या करेंगे, यहां पर फोर्स देखते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर है, बाहर की ओर, F एक्सटर्नल किधर अप्लाई करेंगे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, और F एक्सटर्नल भी इधर ही है, ठीक है। तो फोर्स एट P डैश कितना है, पहले ये बताओ। तो कितना होगा, K कैपिटल Q स्मॉल q कितना है, 1/r डैश स्क्वायर, यही है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन R कितना है, R डैश, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर फोर्स मिल गया आपको। डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट है आपका dr डैश, ठीक है जी। हल्का सा डिस्प्लेसमेंट कितना है, dr डैश। पहले आप यहां से यहां आए हो, फिर हम लिमिट लगा देंगे P डैश से, तो वर्क डन कितना होगा, dw। स्मॉल एलिमेंट के लिए हम क्या मानते हैं, W नहीं, dw। कितना होगा, F एक्सटर्नल डॉट dr डैश, या फिर F एक्सटर्नल किसके बराबर है, माइनस ऑफ Fe के बराबर है। ये Fe है, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो माइनस F ऑफ E डॉट dr डैश। यहां पर वैसे देख सकते हो, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट पीछे की ओर है, एंगल कितना है, 180 का, इसलिए साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा जब डॉट को हटाएंगे। तो यहाँ पर डॉट लिखना ठीक सही नहीं है, जब इस प्रकार से खुलेगा ये Fe डॉट dr डैश होगा, लेकिन वो किस प्रकार से खुलेगा, Fe dr डैश कोस 180। तो सिंपल क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। अच्छा, उसके बाद में इसकी वैल्यू कितनी है, K कैपिटल Q अपॉन R डैश स्क्वायर और dr डैश माइनस साइन के साथ, इक्वेशन नंबर। अब देखिए स्मॉल एलिमेंट के लिए वर्क डन कितना है, इतना है, माइनस के Q अपॉन R डैश स्क्वायर dr डैश। तो हम P डैश से कहाँ आएंगे, P, तो वर्क डन फ्रॉम P डैश टू P इज कितना आ जाएगा, W। P डैश से P पे जा रहे हो आप, वर्क डन फ्रॉम गोइंग P डैश टू P इज इक्वल टू, देखिए लिमिट लगानी पड़ेगी आपको, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका। तो माइनस साइन तो बाहर है, के क्यू अपॉन R डैश स्क्वायर dr डैश, लिमिट क्या है, R डैश टू R, P डैश टू P आ रहे हो, तो P डैश का कोऑर्डिनेट क्या है, R डैश, तो R डैश टू R, ठीक है। ये इतना वर्क डन हो गया, इक्वेशन नंबर 3। यहां तक आपको कोई समस्या हो तो इसको आप फिर से देख लेना एक बार, रिपीट करके वीडियो। अब देखिए, अब ये P डैश तो मैंने माना था, सपोज P डैश कहां पर है, इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है जी। तो इन्फिनिटी के ऊपर है, इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी R डैश क्या बन गया, इन्फिनिटी बन गया। तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P
सिंपल, पी डैश की जगह इन्फिनिटी पुट करना है, माइनस इन्फिनिटी टू आर के क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर डी आर डैश, सिंपल। तो यहां पर के क्यू तो कांस्टेंट है, 12 आ जाएगा माइनस साइन के साथ। 1 अपॉन आर डैश स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 बाई आर, -1 अपॉन आर डैश, और लिमिट क्या है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अच्छा, इसका आंसर कितना आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कितना आंसर आ रहा है देखिए, 1 अपॉन इन्फिनिटी हो गया 0, तो के क्यू बाई आर। दिमाग में फिट रखना है इस फॉर्मूले को कि देखिए आप इन्फिनिटी से आए हो कहां तक, यहां तक, तो आपने कितना वर्क डन किया, आपने वर्क डन किया कि उस सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू, कैपिटल क्यू, और उसकी लोकेशन जहां तक आप आए हो। हमें इन्फिनिटी से मतलब ही नहीं है, आप कहां पर आए हो नीचे वो कोऑर्डिनेट आएगा। तो के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। अब यदि सपोज कीजिए आप आर न आके इन्फिनिटी से 2r पे आते तो के क्यू अपॉन 2r हो जाता, के क्यू अपॉन 3r हो जाता, लेकिन फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर। तो पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जनरेट होता है, के क्यू अपॉन आर जनरेट होता है। पॉइंट चार्ज की वजह से हमने निकाल लिया के क्यू अपॉन आर आता है। उसके बाद में हम जो अगला अपना टॉपिक है वो हम ले रहे हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, अब देखिए इसका किस प्रकार से बनेगा डायग्राम। प्लस क्यू चार्ज सपोज कीजिए यहाँ है और माइनस क्यू चार्ज यहाँ है, ये तभी तो बनता है डाइपोल, जब दो डिफरेंट नेचर के चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो एक दूसरे से 2a डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए होते हैं। 2a का मतलब हम कई बार इसको कई बार d भी लेते हैं, 2a की जगह क्या लेते हैं d, तो ये फिर हाफ हाफ क्या हो जाता है d/2। ये इसका सेंटर होता है O। तो जब स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर कोई भी दो चार्ज रखे हुए होते हैं बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर, तो उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वो होता है p वेक्टर इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पर उसकी डायरेक्शन आ जाएगी इनके कोई, लेकिन होता है q इंटू 2a। मैग्नीट्यूड क्या होता है, q इंटू 2, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अभी इसका यूज आएगा, इसलिए पहले मैं बता रहा हूं कि पहले पढ़ा चुके हैं, फिर भी आपको रिवाइज करवा देते हैं कि p कितना होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू बिटवीन डिस्टेंस, q इक्वल्स टू q इंटू 2a होता है p। देखिए इसके सेंटर से हमें किसी डिस्टेंस r के ऊपर यहाँ पर कोई पॉइंट है p, जहां पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल v फाइंड आउट करना है। अच्छा, लास्ट वाले के अंदर हमने वर्क डन निकाला था, तो वही वर्क डन की, सॉरी मैं बताना भूल गया, वही वर्क डन कितना आया था, के क्यू बाई आर, और यूनिट चार्ज का है इसलिए आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये कितना बन जाएगा, के क्यू बाई आर। हमने वर्क डन ही निकाला था, लेकिन वो वर्क डन था पर यूनिट चार्ज का, इसलिए वो बन जाएगा v। तो v इक्वल टू कितना आएगा, के क्यू बाई आर। इसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज होगा। देखिए हमने मान लिया कि इससे इसकी लोकेशन कितनी है, ये है r1, ये एंगल है थीटा। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी है, a, टोटल 2a है, तो ये कितनी है, a है। इससे मान लिया कि ये है r2 के ऊपर, r1 और r2। देखिए v1 क्या है, पोटेंशियल एट p ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। दोबारा सुनिए, v1 कौन सा है, पोटेंशियल एट p ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, पोटेंशियल एट p ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अच्छा, कितना होगा v1, k प्लस क्यू अपॉन के क्यू अपॉन आर, आर क्या है, r1 है, के क्यू अपॉन r1, ठीक है जी। पोटेंशियल है दूसरा v2। अच्छा, v2 क्या है, पोटेंशियल एट p ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अच्छा, ये कितना होगा, माइनस के क्यू अपॉन r2 नहीं होगा क्या,
क्योंकि डिस्टेंस क्या है r2, इसलिए के क्यू अपन आर की जगह माइनस के क्यू अपन r2, और माइनस क्यों आया, माइनस चार्ज। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, टोटल कितना होगा, टोटल v एट p क्या होगा, v1 प्लस v2। ये तो स्केलर है, सिंपल नंबर की तरह जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई डायरेक्शन का रोल नहीं होता है, ये केवल स्केलर क्वांटिटी होती है पोटेंशियल। तो p ये टोटल v कितना आ जाएगा, v1 प्लस v2। अच्छा, कितना होगा, के क्यू 1/r1 माइनस 1/r2, दोनों में ऐड करेंगे तो के क्यू मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से 1/r1, यहाँ से माइनस 1/r2। इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो ये r डिस्टेंस गिवन होती है, ये डिस्टेंस, ये r सेंटर से ये वाली डिस्टेंस, मुझे r1 और r2 का पता नहीं होता, तो मैं क्या करूंगा, r1 और r2 को यहाँ से रिमूव करूंगा, किसकी फॉर्म में, r की फॉर्म में। अपना नेक्स्ट टारगेट क्या है कि r निकालना है r1 और r2 की फॉर्म में। देखिए सिंपल सा यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री का यूज करेंगे। कैसे कि यहां से हम यहाँ पर जा रहे हैं, तो ये पोजीशन वेक्टर क्या है, इस डायरेक्शन में है p की ओर। ऐसे ही इस प्लस के चार्ज से डायरेक्शन क्या है, ये है। अच्छा, इसको हमने मान लिया कि ये डायरेक्शन है सेंटर से इस डायरेक्शन के अंदर। तो r1 वेक्टर प्लस a वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, r वेक्टर। ठीक है जी। तो यहां से ये एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा। एंगल किस किस के बीच में, ए और आर के बीच में, इन दोनों को साथ रखिए। तो r1 वेक्टर क्या आ जाएगा, r वेक्टर माइनस a वेक्टर को उधर लेके चले गए, स्क्वायर करो दोनों तरफ। r1 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2r वेक्टर डॉट a वेक्टर आएगा। उसको कैसे लिखेंगे, 2ra cos थीटा माइनस 2r वेक्टर डॉट a वेक्टर आएगा, लेकिन r वेक्टर डॉट a वेक्टर खुल जाएगा क्योंकि r और a के बीच में एंगल कितना है, थीटा। इस क्या आ जाएगा, डॉट में क्या आता है, cos, तो माइनस 2ra cos थीटा। यहां से r1 कितना होगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का माइनस 2ra cos थीटा की पावर हाफ आ जाएगी। देखिए r1, r स्क्वायर को कॉमन ले लो, आप अंडर रूट से बाहर आएगा तो r सिंपली आएगा, तो इसकी जगह 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस 2a अपॉन r, क्योंकि नीचे r स्क्वायर आएगा ऊपर r है तो 1/r बचेगा, cos थीटा की पावर हाफ। ठीक है जी। यहां से देखिए एक यहां पर अप्रोक्सीमेशन लगाना है, जो ये r है डिस्टेंस, ये डाइपोल के डायमेंशन से दूर होती है, यानी कहने का मतलब r ग्रेटर होता है a, ये वाला पॉइंट बहुत दूर होता है इसके बजाय, तो r जो ग्रेटर a होता है, इसलिए a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर लेस देन 1 आएगा। यानी ये वाली क्वांटिटी उस कंडीशन में क्या है, लेस देन 1, तो 1 के कंपेरेटिव में इसको क्या मान सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। a अपॉन r नहीं, a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो ये क्या बचेगा, r1 इक्वल्स टू r1 माइनस 2a अपॉन r cos थीटा, सिंपल यही बचेगा। और पावर कितनी है, हाफ। हमें r1 नहीं, हमें 1 अपॉन r1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन r1, इसका रेसिप्रोकल कर दो पूरे का, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस 2a अपॉन r cos थीटा की पावर हाफ, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगी, पावर माइनस हाफ। ठीक है जी, यहां तक आ गया। तो 1 अपॉन r1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन r, 1 माइनस 2a अपॉन r cos थीटा। अब इसमें हमें लगाना है बाइनोमियल एक्सपेंशन। कैसे, 1 प्लस एक्स टू द पावर n कितना होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 ऑन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, यही होता है। लेकिन यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, माइनस 2a अपॉन r cos थीटा, जो कि लेस देन 1 है। क्यों, क्योंकि a अपॉन r लेस देन 1 है, इसलिए माइनस 2a अपॉन r cos थीटा लेस देन 1 है। इस कंडीशन के अंदर
केवल 2 वाले पार्ट ही लिए जाएंगे, आगे वाले क्या करेंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे। तो इसका 1/r1 कितना आएगा, 1/r को छोड़िए आप ऐसे कैसे, यहाँ पर देखिए x और n दोनों माइनस माइनस, इसलिए माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, n भी माइनस है, x भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2a/r cos थीटा हाफ 1 + nx, n क्या है हाफ, x कितना ये रहा 2 से 2 कैंसिल, तो 1/r1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/r 1 + a/r cos थीटा। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 4। इतना सा थोड़ा सा मैथमेटिक्स सोल्व करनी है, ये करनी पड़ेगी आप। 1/r1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/r 1 + a/r cos थीटा। ऐसे ही देखिए यहाँ पर नीचे वाले में इस प्रकार से यहां पर हम क्या मानेंगे, यह आपका क्या है r वेक्टर और ये क्या है r2 वेक्टर। सिंपल सा देखिए, डाइपोल की डायरेक्शन तो ये है फ्रॉम -2 प्लस चार्ज होती है, ये आप दिखा सकते हैं इसमें। सेकंड वाले से क्या होगा, सेकंड वाले के अंदर आप इस प्रकार से मान सकते हैं कि a वेक्टर प्लस r2 वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर, ठीक है जी। तो यहां से हम देखेंगे कि जब a² प्लस ये आपका ये किस प्रकार से करना है, यहां पर आपका ये a वेक्टर है प्लस r वेक्टर, ये आ जाएगा r2, इन दोनों का सम रिजल्टेंट r2 के इक्वल होगा, a वेक्टर प्लस r वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा r2², ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है, 1/r1 कितना है 1/r 1 + a/r cos थीटा। सेम प्रोसेस इसका है, जब हम इसको सोल्व करते हैं बैठते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो वही क्या करेंगे, सबसे पहले r2 निकालेंगे। r2 कैसे निकालेंगे, इसका रूट करेंगे आप, और रूट करेंगे तो कितना आएगा, लास्ट में आएगा 1/, इसको आप करके देखना 1/r2 = 1/r 1 - a/r cos थीटा आएगा। ये दोनों में डिफरेंस क्या होगा, एक में पॉजिटिव आ रहा है दूसरे में निगेटिव आएगा। थोड़ी सी सेम वही प्रोसेस है, सोल्व कर लेना आप इसको थोड़ा सा। तो अब हमें इक्वेशन नंबर 4 और 5 जो भी आंसर आया वो इक्वेशन नंबर 3 में डालना है। तो टोटल पोटेंशियल कितना था, k³ 1/r1 - 1/r2, तो 1/r कितना है ये रहा r1 प्लस a/r² cos थीटा -1/r2, तो -1/r और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस कैंसिल, तो v कितना आ गया k³, ये बन गया 2, ठीक है जी, a cos थीटा/r²। अच्छा q × 2a कितना है, q × 2a p, तो k p cos थीटा/r², k p cos थीटा/r²। या दूसरा फॉर्मूला होता है v = k, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p cos थीटा को p वेक्टर डॉट r कैप, क्योंकि p वेक्टर डॉट r कैप को खोलेंगे तो p वेक्टर का मोड r कैप का मोड cos थीटा, r कैप का मोड 1 है तो क्या बचेगा, ओनली p cos थीटा बचेगा। तो ये भी आपका आंसर है कि k p वेक्टर डॉट r कैप अपन r² या फिर k p cos थीटा/r²। अच्छा सिंपल चार्ज के लिए कितना होता है k / r, लेकिन डायपोल की वजह से क्या होता है 1/r नहीं 1/r², ये दिमाग में रखना है। अब यदि सपोज कीजिए थीटा 90 हो, थीटा 90 का मतलब ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट कहाँ पर है, इस डायपोल के परपेंडिकुलर है, ठीक है, बाइसेक्टर प्लेन के ऊपर, तो वहां पर cos 90 कितना होगा 0। तो इसके बिल्कुल डायपोल से, जैसे ये आपका डायपोल है, इसके परपेंडिकुलर हमेशा पोटेंशियल कितना होता है 0 होता है। अच्छा ये पॉइंट घूम के थीटा 0 पे आ जाए, कहने का मतलब यहाँ पर होगा पॉइंट, तो थीटा 0 होगा, कितना आंसर आएगा k p/r² मैक्सिमम। अच्छा थीटा 180 हो तो
कोस 180 कितना आएगा -1, यानी पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर। जब ये घूम के इस प्रकार ये वाला पॉइंट जो ऐसे है घूम के कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में, टोटल एंगल कितना बनेगा 180। तो उस कंडीशन में आंसर क्या आएगा, -kp/r², दैट इज मिनिमम पोटेंशियल, -kp/r²। तो ये इसके केस हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस ले सकते हैं और इसकी वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखा है पॉइंट चार्ज की वजह से और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अगला टॉपिक लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।